सारे के सारे साथियों को नमस्कार। फिर से स्वागत अभिनंदन आप सारे के सारे साथियों का कार्डियोलॉजी की दुनिया में। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में वैस्कुलर सिस्टम का पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने आप सारे के सारे साथियों को पढ़ा दिया। अब चूंकि वैस्कुलर सिस्टम अपन ने कंप्लीट कर लिया तो कार्डियो बोले तो हार्ट अपन को पढ़ना है, बट हार्ट अपन चालू करें और हार्ट कंप्लीट करने के बाद जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग अपन पढ़ने वाले हैं उसके अंदर छोटी छोटी सी टर्म आने वाली है। क्यों ना उससे पहले उनका बेसिक डिस्क्रिप्शन हो जाए। एग्जाम में भी पूछा जाता है उन पर्टिकुलर टर्म्स को और उनका एक पर्टिकुलर समरी अपन यहां पढ़ लें तो आने वाले टाइम में मेडिकल सर्जिकल में काफी इजीनेस अपन को आएगी। तो हार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कुछ पर्टिकुलर टॉपिक पैथोलॉजी से संबंधित। फॉर एग्जाम्पल नेक्रोसिस, इश्केमिया, थ्रोम्बस, एम्बोलिज्म, इन्फाक्शन, डीजेनरेशन, एपोप्टोसिस, गैंग्रीन, इन्फ्लामेशन, एडिमा, ट्रांजुडेट, एक्जुडेट, कुछ ग्रोथ डिसऑर्डर फॉर एग्जाम्पल एट्रोपी, हाइपरट्रॉफी, मेटाप्लेजिया, डिस्प्लेजिया, ये ऐसे वर्ड हैं जो डायरेक्टली एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और आने वाले समय में मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग में भी इनका महत्व होगा। तो अभी जो अपन पढ़ने वाले हैं उसमें पैथोलॉजी का कुछ पार्ट है, उसके बाद अपन हार्ट को स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करें अपन पैथोलॉजी को। सबसे पहले कुछ टर्म है जिनका अध्ययन यहां पर अपन करना चाहेंगे। टर्म के अंदर अपन सबसे पहली टर्म लिखी जाए यहां आपके लिए, उस पहली टर्म का नाम है एपोप्टोसिस। उस पहली टर्म का नाम है एपोप्टोसिस। बहुत सारे साथी हैं जो इस वर्ड का मतलब जानते होंगे, पढ़ा होगा, समझा होगा। दौड़ाएं आपके दिमाग में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एपोप्टोसिस। तो देखें, एपोप्टोसिस जो वर्ड है उसका मतलब होता है सेल डेथ। अब बहुत सारे साथी बोल रहे हैं या सोच रहे हैं कि सर सेल डेथ तो नेक्रोसिस होता है। बिल्कुल सही। तो बेसिकली अपने बॉडी में सेल की दो तरीके से डेथ होती है। एक तो पहले से लिखा हुआ है कि ये वाली सेल की डेथ इतने दिनों बाद होने वाली, और एक अननेचुरल होती। बोले तो नेचुरली सेल की डेथ होना और अननेचुरली सेल की डेथ होना। फॉर एग्जाम्पल के लिए अपन को चोट लग गई और अपनी स्किन की सेल डेड हो गई। चोट लगने की वजह से हुई है, अननेचुरल है, दैट इज द नेक्रोसिस। और एक वर्ड होता है एपोप्टोसिस जिसका मतलब होता है नेचुरल डेथ। आज मेरे शरीर के अंदर आरबीसी का निर्माण हुआ है, वो सारी आरबीसी 120 दिन बाद मर जाएंगी। डब्ल्यूबीसी का निर्माण हुआ है, 8 से 10 दिन बाद मर जाएंगी। प्लेटलेट का निर्माण हुआ है, 5 से 8 दिन बाद मर जाएंगी, निश्चित है पहले से। उसके अलावा अपनी स्किन की जो ऊपरी परत है हर 28 दिन में बदलती रहती है, जिसको क्रेटिनाइजेशन के नाम से जाना जाता है। तो ये फिक्स है और इस तरह की नेचुरल डेथ को अपन नाम देते हैं एपोप्टोसिस। यानी एपोप्टोसिस को अपन नाम बोल सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सेल डेथ। इसका मतलब होता है सेल डेथ, परंतु यह नेक्रोसिस से अलग है। इसको अपन बेटरली डिफाइन करना चाहेंगे। इट इज डिफाइंड एज प्रोग्राम्ड सेल डेथ, यानी पहले से फिक्स नेचुरल सेल डेथ। जो सेल बनी है उसका एक, जैसे आरबीसी है दैट इज ए सेल, और इसको 120 दिन बाद मरना है। व्हाट इज दिस? दैट इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। स्प्लीन में जाके उसको मरना है। तो इस तरह की प्रोग्राम सेल डेथ को अपन एपोप्टोसिस बोलते हैं। तो जो नेचुरल डेथ होती है दैट इज द एपोप्टोसिस, और जो अननेचुरल या किसी आर्टिफिशियल रीजन की वजह से होती है दैट इज द नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस को आप ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे कि पेड़ पर पत्ते लगते हैं जब सावन आता है। अपन को पता है सावन आएगा, उसके बाद पेड़ पर पत्ते हरे होने। फिर एक ऋतु आती है पतझड़, अपन को पता है पेड़ से पत्ते झड़ने। तो पहले से पता है कि पतझड़ आएगा तो हमारे घर में जो पेड़ है उसके पत्ते झड़ जाते हैं, सावन आता है वापस से आ जाते हैं। तो पहले से पता है,
व्हाट इज दिस? दैट इज द प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो प्रोग्राम्ड सेल डेथ को अपन नाम देते हैं एपोप्टोसिस। आगे बढ़े अपन, सेल में होने वाली इंजरी, सेल में होने वाली इंजरी जिसको अपन नाम देते हैं सेलुलर इंजरी। सेल में होने वाली इंजरी जिसको अपन नाम देते हैं सेलुलर इंजरी। सेलुलर इंजरी के बारे में अपन जाने। देखिए, सेल में दो तरह की इंजरी होती है। एक को अपन नाम देते हैं डीजेनरेशन और एक को अपन नाम देते हैं नेक्रोसिस। ये कोई पर्टिकुलर सेल है, ये सेल में पाया जाने वाला न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियोलस है। इस सेल में किसी तरह का भारी स्टिमुलस या आघात पहुंचा और आघात पहुंचने के बाद ये जो पर्टिकुलर सेल है उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन आया। ये सेल इस तरीके से हो गई। सेल में किसी भी तरह की इंजरी हुई और इंजरी होने के बाद सेल का स्वरूप इस तरीके से बदल गया। बदलने के बाद अपन ने इसके बाहर लगे स्टिमुलस को हटा दिया। हटाने के 4, 5, 6 घंटे, 10 घंटे, 1 दिन, 2 दिन, 5 दिन बाद यह सेल वापस से पहले जैसी हो गई। यानी सेल में कोई स्टिमुलस अपन ने दिया था जिसकी वजह से सेल का प्रारूप चेंज हुआ और सेल इस फॉर्म में चेंज हो गई। इस फॉर्म में चेंज होने के बाद अपन ये समझ पा रहे हैं कि सेल में अभी न्यूक्लियस है, सेल का कंट्रोलर है जो पूरी की पूरी सेल को रीजनरेट करने की क्षमता रखता है, तो सेल वापस से नॉर्मल हो सकती है। यानी ये जो सेल को इंजरी हुई है, स्टिमुलस हटने के बाद सेल वापस से पहले जैसी हो सकती है। इसको अपन बोलते हैं रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। परंतु सरकमस्टांस ऐसे डेवलप हो कि सेल में इंजरी हो स्टिमुलस लगने के बाद और सेल में पाया जाने वाला न्यूक्लियस ही डैमेज हो जाए। अब बताओ, न्यूक्लियस खत्म होने के बाद सेल का दोबारा से बनना पॉसिबल नहीं है। अब आप स्टिमुलस को हटा भी दोगे तो भी सेल का दोबारा से पहले जैसी सेल के अंदर कन्वर्ट होना संभव नहीं है। इसको अपन नाम देंगे इररिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। यानी पहली वाली जो मैंने इंजरी बताई दैट इज द रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, और जहां न्यूक्लियस नष्ट हो जाता है उसको अपन बोलते हैं इररिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। तो अपनी बॉडी की हर एक सेल में दो तरह की इंजरी होती है। अपनी बॉडी की हर एक सेल में दो तरह की इंजरी होती है। एक वो इंजरी जिसमें सेल का पहले जैसा बनना संभव है, और एक वो इंजरी जिसमें सेल का पहले जैसा बनना संभव नहीं है। तो दो तरह की इंजरी हुई, एक तो रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, एक तो रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, और एक होती है इररिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, और एक होती है इररिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। दोनों में मैंने अंतर बता दिया। रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी में न्यूक्लियस डैमेज नहीं होता, जबकि इररिवर्सिबल सेलुलर इंजरी में न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है। इररिवर्सिबल सेलुलर इंजरी में न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है, सेल का फिर से पहले जैसा बनना संभव नहीं है। तो ये जो रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी होती है इसको अपन नाम देते हैं डीजेनरेशन। रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी को अपन नाम देते हैं डीजेनरेशन, और जो इररिवर्सिबल सेलुलर इंजरी है इसको नाम दिया जाता है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस का मतलब है सेल में परमानेंट इंजरी हो गई, अब सेल का पहले जैसा बनना संभव नहीं है और सेल कुछ ही समय में मृत हो जाएगी। सो दैट्स वाई दैट कंडीशन इज ऑल्सो नोन एज सेल डेथ और टिश्यू डेथ। इस कंडीशन को सेल डेथ या टिश्यू डेथ के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, द सेल डेथ इज कंसीडर्ड एज, सेल डेथ को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है नेक्रोसिस के नाम से जाना जाता है। एग्जाम्पल, मान के चलें अपन गर्मी में 48 डिग्री टेम्परेचर में धूप में काम कर रहे हैं, पहली बार अपन काम कर रहे हैं।
बहुत भीषण गर्मी पड़ रही है, काम करते हुए खासकर जिनकी स्किन ज्यादा चमकीली या सफेद होती है और धूप में 48 डिग्री में काम करें 4-5 घंटे तो स्किन थोड़ी सी रफ हो जाती, रेड हो जाती है। इसका मतलब सनलाइट से स्किन में इंजरी हुई, फिर वो साथी वापस से ठंडे रूम में आ जाएं या धूप से दूर हो जाएं तो 1 घंटे बाद जो स्किन में परिवर्तन आया था वो नॉर्मल हो जाता है, नॉर्मल जैसी स्किन हो जाती है। तो सनलाइट से जो सेल में इंजरी हुई थी स्किन में, व्हाट इज दिस? दैट इज द डीजेनरेशन। कभी कभार ऐसा हुआ कि शरीर में चोट लगा, स्किन में चोट लगी, स्किन ब्लैक हो गई, स्किन वहां से हटानी पड़ी, देन व्हाट इज दिस? जो स्किन में चोट लगी थी वो परमानेंटली डैमेज हो गई, अब नई वाली स्किन आएगी, वहां पर आसपास की सेल डिवाइड कर नई स्किन बनाने वाले हैं, इट इज नोन एज नेक्रोसिस। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया, सेल में 2 तरह की इंजरी होती है, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी को बोलते हैं डीजेनरेशन और इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी को नाम दिया जाता है नेक्रोसिस। इज दैट क्लियर? नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। अगले पॉइंट को डील करें अपन। नंबर 3, इश्केमिया। अगला पॉइंट है इश्केमिया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इश्केमिया? देखें, ये अपनी बॉडी का कोई ऑर्गन है, इस ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है, इस ऑर्गन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई हो रहा है किसी भी कारण से, या तो ये वाली ब्लड वेसल कंप्रेस हो जाए, आसपास का टिश्यू इसको धक्का लगाए। फॉर एग्जांपल आसपास में कैंसर हो गया तो कैंसर जब ग्रोथ करेगा तो इसको धक्का लगाएगा, ये कंप्रेस हो जाएगी। नंबर 2, इसमें कोई रुकावट आ जाए, बोले तो कोई थ्रोम्बस का निर्माण हो जाए, तो अल्टीमेटली इस पर्टिकुलर टिश्यू को मिलने वाली ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। तो ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो कॉमन सेंस की बात है ऑक्सीजन सप्लाई भी डिक्रीज होगी, और किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई का डिक्रीज होना, ब्लड सप्लाई डिक्रीज बोल दें या ऑक्सीजन बोल दें, इस पर्टिकुलर कंडीशन को अपन बोलते हैं इश्केमिया। इस कंडीशन को नाम दिया जाता है इश्केमिया। तो किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई का डिक्रीज होना इश्केमिया कहलाता है। तो इसको अपन डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइन एज द डिक्रीज ब्लड सप्लाई, इट इज डिफाइन एज द डिक्रीज ब्लड सप्लाई और डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू एनी ऑर्गन और टिश्यू, और डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई टू एनी ऑर्गन और टिश्यू। किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई का डिक्रीज होना इश्केमिया कहलाता है। इसका कारण प्रेशर हो सकता है, कैंसर हो सकता है, या फिर ब्लड वेसल में रुकावट हो सकती है। और जो ब्लड वेसल में सामान्यतः रुकावट होती है उस रुकावट को अपन नाम देते हैं थ्रोम्बस, उस रुकावट को अपन नाम देते हैं थ्रोम्बस। तो अगला वर्ड थ्रोम्बोसिस, अगला वर्ड थ्रोम्बोसिस। देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टांस में क्या होता है, यह अपनी बॉडी की ब्लड वेसल है, इस ब्लड वेसल के अंदर ब्लड का फ्लो हो रहा है, इस ब्लड वेसल में ब्लड का फ्लो हो रहा है। मान के चलें इसमें इंजरी हुई, इंजरी होने के बाद यहां से ब्लड निकलने लग जाता है, तो कुछ ही देर में ये बहता हुआ ब्लड यहां से बहना बंद हो जाता है। उसका जो प्रोसेस होता है वो हीमोस्टेसिस कहलाता है। हीमोस्टेसिस में क्या होता है, सबसे पहले तो यहां पर प्लेटेलेट एडियर होती हैं, प्लेटेलेट चिपकने लग जाती, प्लेटेलेट चिपकने लग जाती हैं। ये प्लेटेलेट रफ एज पर चिपकती हैं, जहां भी रफ एज होंगे वहां पर प्लेटेलेट चिपकेंगी। प्लेटेलेट के चिपकने के बाद इस ब्लड में पाई जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती और यहां पर चिपक जाती है और यहां से ब्लड का बहना बंद हो जाता है। यह घटना कब हुई,
जब ब्लड वेसल में किसी भी तरह की इंजरी हुई। ब्लड वेसल में किसी भी तरह की इंजरी होने के बाद जो रफ एज बनते हैं, वहां पर सबसे पहले तो प्लेटलेट एडियर हो जाती है। प्लेटलेट के एडियर होने के बाद अगला स्टेप होता है फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाती है, और फिब्रिनोजन का फिब्रिन में कन्वर्ट होना यह कहलाता है कोएगुलेशन। कभी कभार ऐसा होता है, अच्छा यह घटना कब दोहराई जाएगी? जब ब्लड वेसल को किसी भी तरह की इंजरी होगी। ब्लड वेसल में किसी भी तरह की इंजरी होने पर यह घटना दोहराई जाएगी। कभी कभार ऐसा भी होता है कि ब्लड वेसल में इंजरी नहीं हुई, बट ब्लड वेसल की अंदर वाली दीवार पर, ब्लड वेसल की अंदर वाली दीवार पर कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है। ब्लड वेसल की अंदर वाली दीवार पर कोलेस्ट्रॉल जमना, इसको अपन नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। कोलेस्ट्रॉल का जमाव होना, इसको अपन नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। मान के चलें ये ब्लड वेसल की अंदर वाली दीवार पर एथेरोस्क्लेरोसिस हो रखा है। अब कभी ऐसा हो कि यह एथेरोमा यहां से रप्चर हो जाए, ये एथेरोमा यहां से रप्चर हो गया, ब्लड वेसल रप्चर नहीं हुई है, यह एथेरोमा यहां से रप्चर हो गया। रप्चर होने के बाद देखो रफेज का निर्माण हो गया, ब्लड का फ्लो इसमें हो रहा है। इसका मतलब है यहां पर प्लेटलेट एडियर होने लग जाएंगे। ये प्लेटलेट यहां रफेज बन गए, रफेज का मतलब प्लेटलेट चिपकने लग जाएंगी, क्योंकि रफेज का निर्माण हुआ है। उसके अलावा फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाएगा। ब्लड वेसल रप्चर नहीं हुई और फिब्रिनोजन फिब्रिन में कन्वर्ट हो गया, तो यहां पर कोएगुलेशन हो गया। इस अवस्था को बोलेंगे अपन ब्लड का कोएगुलेशन हो गया, और इसी को नाम देना पड़ेगा अपन को थ्रोम्बस। तो ब्लड वेसल में कोएगुलेशन हो जाना बिना इंजरी के, ब्लड वेसल में बिना इंजरी के ब्लड का कोएगुलेशन हो जाना, इसको अपन डिफाइन करें तो डिफाइन कर सकते हैं, इट इज डिफाइन एज इंट्रावेस्कुलर, इट इज डिफाइन एज इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड, इट इज डिफाइन एज इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड विदाउट एनी इंजरी, विदाउट एनी इंजरी। ब्लड वेसल में बिना किसी इंजरी के ही ब्लड की क्लॉटिंग हो जाना, इस अवस्था को नाम देते हैं थ्रोम्बस। देखो सभी साथियों को पता है कि ब्लड वेसल में बनने वाली रुकावट को थ्रोम्बस नाम देते हैं। तो रुकावट बनी कैसे? ब्लड का कोएगुलेशन हो गया, तो अपन क्या बोल रहे हैं? इंट्रा वेस्कुलर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड विदाउट एनी इंजरी। अच्छा, इंजरी के बाद तो कोएगुलेशन होना ही होना है, दैट इज द हीमोस्टेसिस। बिना इंजरी के कोएगुलेशन हो जाए तो कंडीशन इज नोन एज थ्रोम्बस। अब इस थ्रोम्बस को यदि आप बाहर निकालें, इस थ्रोम्बस को यदि आप बाहर निकालें और बाहर निकालने के बाद आप इसका कंपोजिशन देखें तो देखो हरे या ग्रीन कलर में जो है वो तो है प्लेटलेट। इस थ्रोम्बस की बात करें, थ्रोम्बस किस किस से मिलकर बना है? प्लेटलेट से मिलकर बना है, साथ में फिब्रिन से मिलकर बना है, क्योंकि कोएगुलेशन हुआ तो फिब्रिनोजन किस में कन्वर्ट हो गया? फिब्रिन में। और साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, साथ में कुछ कोलेस्ट्रॉल भी होता है, तो दैट इज द कंपोजिशन ऑफ थ्रोम्बस, दैट इज द कंपोजिशन ऑफ थ्रोम्बस। जो थ्रोम्बस बनता है आखिर होता क्या क्या है उसमें? थ्रोम्बस के अंदर पाए जाने वाले सब्सटेंस को बताओ, तो आंसर है प्लेटलेट होती है, फिब्रिन होता है और कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इट इज द मीनिंग ऑफ थ्रोम्बस। ब्लड वेसल में रुकावट थ्रोम्बस है, थ्रोम्बस में ये कंटेंट होते हैं, तो अपन इसको डिफाइन कर रहे हैं कि इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इज नोन एज थ्रोम्बस। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े अपन, बहुत सारे पॉइंट हैं जो यहां पर आपको सीखने इस थ्रोम्बस से संबंधित। देखें ये अपनी ह्यूमन बॉडी है, ये अपनी ह्यूमन बॉडी,
इस ह्यूमन बॉडी में कुछ पर्टिकुलर आर्टरी को दर्शाएंगे अपन, कुछ पर्टिकुलर ऑर्गन। जैसे सबसे पहला ऑर्गन हार्ट, उसके अलावा हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल, दैट इज द कोरोनरी आर्टरी। हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली ब्लड वेसल कोरोनरी आर्टरी, दैट इज द ब्रेन, दैट इज द ब्रेन। और ब्रेन को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी पता है आपको, कैरोटिड आर्टरी। उसके अलावा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम, और डाइजेस्टिव सिस्टम को ब्लड सप्लाई किया जा रहा है मीजेंट्रिक आर्टरी के द्वारा। इंटेस्टाइन को ब्लड कौन सप्लाई कर रहा है? मीजेंट्रिक आर्टरी। तो चलें सबसे पहले हार्ट को जाने अपन। अपने हार्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी और ये इसकी ब्रांच। हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई किया जा रहा है इसके द्वारा। हम मान के चलें ये जो थ्रोम्बस की अपन बात कर रहे हैं, जैसा कि आप साथियों को मालूम है कि वह पर्सन जो ओबेस होते हैं, ओवरवेट होते हैं, उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल ज्यादा मिलता है। वह पर्सन जो ओबेस होते हैं उनकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का लेवल नॉर्मल से ज्यादा मिलता है। नॉर्मल से ज्यादा कोलेस्ट्रॉल होगा तो वह ब्लड वेसल पर जमेगा, और ब्लड वेसल पर कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन होना कंडीशन को नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। कंडीशन को नाम देते हैं एथेरोस्क्लेरोसिस। तो ओबेस पर्सन में एथेरोस्क्लेरोसिस मिलेगा, दैट इज क्लियर। अब कभी ये एथेरोस्क्लेरोसिस जो बना हुआ है, अगर ये कभी रप्चर हुआ, सोचो अगर ये कभी रप्चर हुआ तो कॉमन सेंस की बात है, अभी अभी समझाया मैंने आपको, यहां थ्रोम्बस बना देगा। थ्रोम्बस बनने का मतलब है थ्रोम्बस का निर्माण कहां पर हुआ? आंसर है कोरोनरी आर्टरी में हुआ। जिन पर्सन में ओबेस है या कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, उनमें कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का निर्माण हुआ। इस कंडीशन को अपन नाम देंगे कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। इस कंडीशन को अपन नाम देंगे कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। अच्छा, कोरोनरी आर्टरी में जो थ्रोम्बस बनेगा, इसका मतलब हार्ट की मायोकार्डियम को मिलने वाली ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई पर क्या फर्क पड़ेगा? कम हो जाएगी। और ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई का कम होना अभी अभी पढ़ा है अपन ने, किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई का कम होना कंडीशन को बोलेंगे इश्केमिया। अच्छा, हार्ट की सेल तो 24 घंटे काम करने वाली सेल है, इनमें तो कॉन्ट्रैक्शन होंगे। जब इनको ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो जाएगी तो सेल की डेथ होने लग जाएगी। 24 घंटे चाहिए भैया, हर सेकंड चाहिए, सेल की डेथ होने लग जाएगी, तो मायोकार्डियम की डेथ होने लग जाएगी। ये जो मायोकार्डियम है इसकी डेथ होने लग जाएगी, यहां थ्रोम्बस का निर्माण हो गया है। और ये जो डेथ हो रही है उस डेथ को अपन बोलेंगे नेक्रोसिस। ये जो डेथ हो रही है उस डेथ को अपन बोलेंगे नेक्रोसिस। और जब नेक्रोसिस बहुत बड़े एरिया में फैलेगा, जब नेक्रोसिस ज्यादा एरिया को इन्वॉल्व कर लेता है, when the necrosis involve in a fairly large area, तो इस पर्टिकुलर नेक्रोसिस को नाम देते हैं अपन इन्फाक्शन। इस नेक्रोसिस को नाम देंगे अपन इन्फाक्शन। पूछूं मैं आपसे कि भैया कहां पर हो रहा है इन्फाक्शन? कहां पर हो रहा है इन्फाक्शन? तो सभी को पता है कि सर हार्ट की मायोकार्डियम में हो रहा है। सो दैट्स व्हाई द condition is considered as myocardial infarction. The condition is considered as myocardial infarction. देखिए, मायोकार्डियल इन्फाक्शन में आपको पढ़ाऊंगा, उसमें बनने वाला बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फाक्शन? मायोकार्डियल इन्फाक्शन का मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा होगा? कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है।
बताओ इनमें से मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा ढूंढना चाहेंगे आप? तो यहां मोस्ट कॉमन कॉज की अपन बात करें तो आंसर है कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। एक बार नहीं 10 बार पूछा गया क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, द आंसर इज कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस। रिस्क फैक्टर में आपको पढ़ाऊंगा, रिस्क फैक्टर ऑफ मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ओबेसिटी, हाई फैटी डाइट, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल, एथेरोस्क्लेरोसिस, फिजिकल इनएक्टिविटी। क्लियर हो रहा है? यानी मीनिंग अपन को समझ में आ रहा है कि यदि हार्ट की मायोकार्डियम में कोरोनरी आर्टरी में थ्रोम्बस का निर्माण होगा, यहां क्या डील किया अपन ने? ओबेस पर्सन, हाई कोलेस्ट्रॉल, एथेरोस्क्लेरोसिस। यदि ये कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है तो कोरोनरी एथेरोस्क्लेरोसिस, और कभी ये रप्चर हो गया तो इसके अंदर थ्रोम्बस बन जाएगा। कैसे बनेगा अभी समझा दिया। तो कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस, जिससे हार्ट की मायोकार्डियम में इश्केमिया होगा और लगातार चलेगा तो नेक्रोसिस, और नेक्रोसिस ज्यादा एरिया को घेरता है तो इन्फार्क्शन। चूंकि यह मायोकार्डियम में हो रहा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड एज मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। इज दैट क्लियर? तो हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में कोई समस्या आएगी, देखें हार्ट की कोरोनरी आर्टरी में कोई समस्या आएगी तो एमआई हो जाएगा। और एमआई जैसा कि आप जानते हैं जानलेवा है, एमआई जैसा कि आप जानते हैं जानलेवा है, समस्या आर्टरी में आ रही है और एमआई हो गया, एमआई जानलेवा है। आप गौर करो, जब मरीज अस्पताल में दाखिल होता है तो प्राइमरी तौर पर इसको कौन सी दवाई देते हैं? अस्पताल से पहले अस्पताल में भी एक तो एस्प्रिन देते हैं। क्यों देते हैं एस्प्रिन एमआई वाले मरीज को? अच्छा थ्रोम्बस बनाए भैया, अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया थ्रोम्बस में क्या है? प्लेटलेट है। प्लेटलेट एडियर हो गई है, चिपक गई है। प्लेटलेट को अलग करने वाली दवाई होती है एस्प्रिन, बोले तो एंटी प्लेटलेट, बोले तो एंटी प्लेटलेट। तो एक तो देते हैं अपन क्या? एस्प्रिन। उसके अलावा देखें आप, इसमें फिब्रिन है, फिब्रिन है, फिब्रिन को तोड़ दो, फिब्रिन को तोड़ दो। फिब्रिन को तोड़ने वाली दवाई थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर। इन दवाइयों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है फिब्रिनोलाइसिस। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है फिब्रिनोलाइसिस, फिब्रिन के बैंड को तोड़ने का काम करते हैं। तो शुरुआती अवस्था में या तो अपन एंटी प्लेटलेट देते हैं या थ्रोम्बोलाइटिक दवाइयां देते हैं। उसके बाद जब मरीज में दवाइयों ने रेस्पॉन्ड किया और वह रिकवर होने लगा तो खतरा बना रहता है दोबारा से नहीं बन जाए। तो दोबारा से थ्रोम्बस बनने से रोकने के लिए अपन 2-4-5 दिन हेपेरिन भी लगाते हैं, 2-4-5 दिन हेपेरिन भी लगाते हैं। तो जब जब अब आने वाले टाइम में थ्रोम्बस शब्द आएगा, जब जब आने वाले टाइम में थ्रोम्बस शब्द आएगा तो 3 दवाइयां आपके दिमाग में घूमनी चाहिए। कौन कौन सी दवाइयां? दवाई नंबर 1 थ्रोम्बोलाइटिक ड्रग। क्या क्या नाम है इसमें? स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टीपीए, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर। नंबर, अच्छा इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? फिब्रिनोलाइसिस, फिब्रिन के बैंड को तोड़ने का काम करती है। अगली दवाई एंटी प्लेटलेट, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल, एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल। इसके अलावा दोबारा से थ्रोम्बस नहीं बने उसको रोकने के लिए अपन देते हैं एंटीकोगुलेंट, और उनका नाम आपको पता ही है, दैट आर द हेपेरिन एंड वारफेरिन, हेपेरिन एंड वारफेरिन। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ थ्रोम्बस इनसाइड द कोरोनरी आर्टरी। अभी एक ऑर्गन का एग्जाम्पल पढ़ा है, अब दूसरे ऑर्गन पर आ जाएं आप। ये अपना ब्रेन है, ये ब्रेन को सप्लाई करने वाली आर्टरी है, इसका नाम है कैरोटिड आर्टरी। ओबेस पर्सन में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा होगा, जब अपन कह रहे हैं कोरोनरी आर्टरी पर जमाव हो सकता है तो कैरोटिड पर भी हो सकता है, कोरोनरी आर्टरी पर जमाव हो सकता है तो कैरोटिड पर भी हो सकता है, एथेरोस्क्लेरोसिस। और यदि कैरोटिड पर जमाव होगा और कभी ऐसा हुआ कि यह यहां से रप्चर हो गया,
यह यहां से रप्चर हो गया, तो देखो रप्चर होने के बाद रफ एज बन जाएंगे, और रफ एज बनने के बाद परिणाम यही होगा कि यहां पर थ्रोम्बस का निर्माण हो जाएगा। कहां पर हो गया थ्रोम्बस का निर्माण? कैरोटिड आर्टरी में। इसको अपन बोलेंगे कैरोटिड आर्टरी थ्रोम्बोसिस। कैरोटिड आर्टरी थ्रोम्बोसिस। कैरोटिड आर्टरी में थ्रोम्बस का निर्माण होगा तो ब्रेन को, मान के चलो ये राइट वाले हिस्से में हुआ है, तो ब्रेन में इस्केमिया होगा, इस्केमिया टू ब्रेन। और ब्रेन का टिश्यू बेहद सेंसिटिव होता है, ब्रेन का टिश्यू बेहद सेंसिटिव होता है। इसको कुछ सेकंड के लिए ब्लड सप्लाई नहीं मिले तो इर्रिवर्सिबल बदलाव आ जाते हैं। एक और विशेषता, इर्रिवर्सिबल बदलाव में जब न्यूरॉन डैमेज हो जाएंगे तो वो रीजनरेट भी नहीं कर सकते। ब्रेन के टिश्यू में सबसे कम रीजनरेशन है, इसका मतलब है ब्रेन डैमेज होने लग जाएगा। और ब्रेन का डैमेज होना, इसको अपन बोलेंगे नेक्रोसिस और इन्फाक्शन टू द ब्रेन। नेक्रोसिस और इन्फाक्शन टू द ब्रेन। इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम दिया जाता है स्ट्रोक। इस पर्टिकुलर अवस्था को नाम दिया जाता है स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट। सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट, और इसी को अपन नाम देते हैं ब्रेन अटैक। जैसे मायोकार्डियल इन्फाक्शन को नाम देते हो आप हार्ट अटैक, इस अवस्था को नाम देते हैं ब्रेन अटैक। क्योंकि ये ब्रेन अटैक स्ट्रोक या सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट है, यह दो तरीके से होता है, मेनली तो इसी तरीके से होता है। इसको अपन बोलते हैं इस्केमिक स्ट्रोक। इसका नाम है इस्केमिक स्ट्रोक। कभी कभार ऐसा होता है कि हाई बीपी वाले मरीजों में थ्रोम्बस तो नहीं बनता, ब्लड वेसल रप्चर हो जाती, और ब्लड वेसल के रप्चर होने पर यहां ब्लीडिंग होने लग जाती ब्रेन में, तो ब्लड सप्लाई तब भी बंद हो जाती, तब भी स्ट्रोक हो जाएगा। बट उसको बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। हेमरेजिक अनकॉमन होता है जबकि इस्केमिक स्ट्रोक कॉमन होता है। तो यहां आप देख रहे हैं, यदि ये वाली अवस्था राइट कैरोटिड आर्टरी में हो रही है तो राइट वाला हिस्सा डैमेज होगा। अच्छा, राइट वाला हिस्सा डैमेज होगा तो राइट वाला हिस्सा लेफ्ट वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। कंडीशन डेवलप हो जाएगी लेफ्ट साइडेड हेमीप्लेजिया। बड़े कॉमन है आजकल ये केस, एक साइड का लकवा मार गया। अगर राइट वाले साइड का लकवा मार रहा है, पैरालाइसिस हो रहा है, तो लेफ्ट कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉक है और लेफ्ट साइड काम छोड़ गया, लेफ्ट साइड का लकवा हो रहा है तो राइट कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉक है। तो राइट या लेफ्ट में से जिसमें ब्लॉक होगा उसके बाद बॉडी का एक साइड का हिस्सा काम करना बंद कर देगा, और इस पर्टिकुलर अवस्था को अपन नाम देते हैं हेमीप्लेजिया। यहां भी नेक्रोसिस इन्फाक्शन हो रहा है ब्रेन में। रुकावट कहां पर आ रही है? कैरोटिड आर्टरी में। देखिए फिर से ये नाम दोहराना चाहूंगा मैं, रुकावट कहां पर आ रही है, थ्रोम्बस कहां पर बन रहा है? आंसर है आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस का निर्माण हो रहा है। आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस का निर्माण हो रहा है। सेम इसी तरीके से तीसरा एग्जाम्पल यदि अपन पढ़ें, तीसरे एग्जाम्पल की चर्चा करें। ये इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन। इनको सप्लाई करने वाली आर्टरी को नाम देते हैं अपन मीजेंट्रिक आर्टरी। यहां सप्लाई करने वाली आर्टरी का नाम है मीजेंट्रिक, सुपीरियर इंफीरियर मीजेंट्रिक आर्टरी सप्लाई करती। यदि थ्रोम्बस यहां कहीं बन जाए, यदि थ्रोम्बस का निर्माण यहां कहीं हो जाए, इस मीजेंट्रिक आर्टरी में हो जाए, तो इंटेस्टाइन को मिलने वाली ब्लड सप्लाई बंद, यहां इस्केमिया होगा और इंटेस्टाइन में नेक्रोसिस हो जाएगा। और जब इंटेस्टाइन में नेक्रोसिस ज्यादा हिस्से को इन्वॉल्व कर लेगा
तो इस पर्टिकुलर अवस्था को अपन नाम देंगे मीजेंट्रिक इन्फाक्शन। अगर मीजेंट्रिक आर्टरी में ब्लॉक है तो ब्लॉक होने के बाद बनने वाली कंडीशन का नाम है इन्फाक्शन। अच्छा, इन्फाक्शन का मतलब है परमानेंट डेथ हो गई सेल की। इन्फाक्शन का मतलब है सेल की परमानेंट डेथ हो गई। कहां पर बन रहा है थ्रोम्बस? आर्टरी में। कौन सी आर्टरी में बन रहा है? मीजेंट्रिक आर्टरी में। कौन सी आर्टरी में निर्माण हो रहा है? मीजेंट्रिक आर्टरी में। तो यहां भी गड़बड़ी कहां आ रही है? आर्टरी में। यहां भी गड़बड़ी कहां आ रही है? आर्टरी के अंदर आ रही है। देखो, एक वर्ड बताया है मैंने, थ्रोम्बस। यहां से अपन ने पढ़ना स्टार्ट किया है थ्रोम्बस। कैसे बनता है थ्रोम्बस, इसकी मैकेनिज्म मैंने आप साथियों को समझा दी। क्या होता है थ्रोम्बस के अंदर? प्लेटलेट, फिब्रिन और कोलेस्ट्रॉल, ये मैंने बता दिया। थ्रोम्बस आर्टरी में बन रहा है। आर्टरी में बना, हार्ट डैमेज, परमानेंट डैमेज हो गया, जानलेवा कंडीशन है, इंसान की जान जा सकती है। अगली कंडीशन, ब्रेन की कैरोटिड आर्टरी में बना तो भी लकवा मार जाएगा, ताजिंदगी रहेगा, वो ताजिंदगी रहेगा। हालांकि ये डिपेंड करता है कितना ब्रेन डैमेज हुआ है, क्योंकि यहां पर बहुत सारी ब्लड वेसल है। जैसे हेमीप्लेजिया के, लकवा, पैरालाइसिस के केस आपको अलग अलग देखने को मिले। आपको गांव में या जहां भी आप वर्क करते हैं या नॉर्मल सोसाइटी में, कि एक को तो लकवा हुआ 7 दिन में काफी सही हो गया, एक महीने में सही हुआ, एक को 2 साल हो गए बिल्कुल सही नहीं हुआ, एक की आवाज आ गई, एक की आवाज नहीं आ रही है। किस पर डिपेंड है? डिपेंड इस पर है कि यहां से जो सप्लाई होती है कैरोटिड आर्टरी, उसकी बहुत सारी ब्रांच है, बहुत सारी ब्रांचें आगे चलकर। अब किसी को स्ट्रोक हुआ, स्ट्रोक होने में ब्लॉक आया यहां, तो केवल इतना हिस्सा डैमेज होगा, जल्दी रिकवरी हो जाएगी। किसी में ब्लॉक आया यहां, ज्यादा डैमेज होगा, रिकवरी में समय लगेगा, या रिकवरी बहुत स्लो होगी, क्योंकि ब्रेन बेसिकली तो रीजनरेट करता ही नहीं। अगर ब्लॉक आया है यहां मेन कैरोटिड आर्टरी में, मेन कैरोटिड में आया है, तो बताओ ब्लड सप्लाई बिल्कुल बंद, पूरा हिस्सा डैमेज होगा, रिकवरी कभी होगी नहीं। तो जो अपन बात करते हैं कि कोई तो 7 दिन में काफी अच्छा इंप्रूवमेंट करता है, कोई महीने में, किसी को सालों लग जाते हैं, वो डिपेंड करता है ब्लॉक कौन सी जगह ब्लॉक आया है। इसको इस एग्जांपल से समझाएं। इसी तरह के केस आपको एमआई में देखने को मिलेंगे। दिल का दौरा आया, ऑन द स्पॉट 5 मिनट में इंसान मर गया। दूसरा, दिल का दौरा आया, अस्पताल तक पहुंचा, पहुंचते पहुंचते मर गया। तीसरा, दिल का दौरा आया, अस्पताल में पहुंचा, दवाई दी, सही हो गया। चौथा, दिल का दौरा आया, अस्पताल में पहुंचा, दवाई ने असर नहीं किया, उसका सर्जरी, बाईपास करना पड़ा। तो ये अलग अलग तरह के केस क्यों देखने को मिलते हैं? एक तो अस्पताल तक पहुंच गया, एक ऑन द स्पॉट मर गया, रात को सोते सोते रह गया। उसका कारण है ब्लॉक कहां पर आया। अगर मेजर कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक आया है तो ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो जाएगा, और किसी माइनर ब्रांच में ब्लॉक आया है तो वह सर्वाइव कर जाएगा। यानी इसको यूं समझो जैसे आपके मेरे गांव में पानी की सप्लाई होती है पानी की टंकी से। अब किसी एक घर में जो पानी सप्लाई हो रहा है वहां ब्लॉक हो जाए तो केवल एक घर में समस्या होगी, 2 में आ जाए 2 घरों में समस्या होगी। गांव में 500 घर है, पर सोचो जहां पानी की टंकी से पानी सप्लाई हो रहा है तो मेजर पाइप में ही रुकावट आ जाए तो पूरा गांव में त्रासदी मच जाएगी। वही कहानी यहां पर है, मेजर में ब्लॉक आएगा तो पूरा हार्ट तुरंत डैमेज हो जाएगा, ऑन द स्पॉट इंसान मर जाएगा। तो ये जो रिकवरी या प्रोग्नोसिस है यह डिपेंड करता है थ्रोम्बस कहां बना है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ थ्रोम्बस। मेजर ब्रांच में बनेगा तो सर्वाइव करने की संभावना बहुत कम होगी, माइनर ब्रांच में बनेगा तो सर्वाइव करने की संभावना होगी। इज दैट क्लियर? तो ये आर्टरी में थ्रोम्बस, आर्टरी में थ्रोम्बस, आर्टरी में थ्रोम्बस, यहां तक मैंने टॉपिक पढ़ाया है थ्रोम्बस इन आर्टरी। ये टॉपिक है थ्रोम्बस इन आर्टरी। अब चूंकि शरीर में केवल आर्टरी थोड़ी होती है, वेन भी तो होती है। शरीर में आर्टरी थोड़ी होती है, वेन भी तो होती है। अगर थ्रोम्बस वेन के अंदर बने तो, अगर थ्रोम्बस का निर्माण वेन के अंदर हो तो क्या होगा? देखिए, आर्टरी में तो थ्रोम्बस बनने का मतलब है जानलेवा। वेन में क्या होगा? तो देखें, बॉडी में जो वेन है, ये पर्टिकुलर वेन है, डीप वेन है।
देखिए, दो तरह की वेन होती हैं। सुपरफिशियल वेन, जो सुपरफिशियल पार्ट से ब्लड वापस लेकर जाती है। सुपरफिशियल वेन भी डीप वेन में ही खुलती है, और ये डीप वेन है। मान के चलें किसी इंसान में डीप वेन में थ्रोम्बस का निर्माण होता है, किसी इंसान में डीप वेन में थ्रोम्बस का निर्माण होता है, पर्टिकुलर कंडीशन को नाम देते हैं डीवीटी। पर्टिकुलर कंडीशन को नाम देते हैं डीवीटी। डीवीटी बोले तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस। डीप वेन थ्रोम्बोसिस, ये जो वेन है, ये जो वेन है ये आपस में मिल रही है। इलियक वेन, इंफीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा हार्ट में ओपन हो रही है, ये हार्ट में ओपन हो रही है। फिर यहां से अपन को पता है निकल रही है पल्मोनरी आर्टरी, वो छोटी छोटी ब्रांच आर्टेरियोल में बट रही है, और फिर लास्ट में यह कहां जा रही है? लंग्स में जा रही है। लास्ट में कहां जा रही है? लंग्स में जा रही है। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां आपको मिलेगा। किसी इंसान की डीप वेन में थ्रोम्बस का निर्माण हुआ, सबसे पहले तो यह जाने क्या यह भी जानलेवा है? वेन से ब्लड वापस जा रहा है, वापस जाना था ब्लड, परंतु रुकावट है तो वापस नहीं जा पा रहा जितना जाना चाहिए। जा रहा है तो कोई थोड़ा बहुत जा रहा है, 80% ब्लॉक है। तो ये जब ब्लड वापस नहीं जाएगा तो यहां लीक होगा और इंटरस्टिशियल स्पेस में जमेगा। अच्छा, इंटरस्टिशियल स्पेस में जमेगा, इस जगह क्या डेवलप हो जाएगा? एडिमा। कुछ आरबीसी भी लीक होके निकलेंगी, आरबीसी लीक होके निकलेंगी तो यहां पर क्या आ जाएगी? रेडनेस। जब यहां सूजन आ जाएगी और इस हिस्से को आप टच करोगे तो यह गर्म भी होगा, यह हिस्सा गर्म भी होगा। यहां से ब्लड वापस जा रहा है ना कि आ रहा है। अब चूंकि बॉडी का कंपनसेंट्री सिस्टम क्या काम करेगा आपको बता दिया मैंने। लिम्फेटिक सिस्टम 10% लेकर जाता है, बट वेन में ब्लॉक है तो ज्यादा ले जाएगा, 30, 40, 50% ले जाएगा। तो ब्लड पहुंच तो रहा है, सारा नहीं पहुंच रहा, तो एडिमा, रेडनेस, वार्म ये डेवलप हो जाएंगे। अब इनसे कोई मरने वाला तो है नहीं, इतनी घातक कंडीशन तो है नहीं। अब यह थ्रोम्बस बना, डीवीटी हुआ, सोनोग्राफी या कलर डॉपलर हुई, मरीज को भर्ती कर दिया, भर्ती करके एंटीप्लेटलेट एस्प्रिन चल रही, स्टेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज चल रहा है, हेपेरिन चल रहा है। 1-2 दिन, 4-5 दिन में यह घुल जाएगा, कोई बहुत बड़ी समस्या वाली बात नहीं है। मरीज को सुपाइन पोजीशन दी, लेग को एलिवेट कर दिया ताकि एडिमा कम हो जाए, ताकि एडिमा कम हो जाए, और यह जो थ्रोम्बस है 2-4-5 दिन में घुल जाएगा। यह तो नॉर्मल सी बात हो गई। यहां पर यह कंडीशन जानलेवा नहीं हो रही, यहां पर यह कंडीशन जानलेवा नहीं हो रही है। बट ये जो वेन में थ्रोम्बस बना है, यदि किसी कारण से यह अपनी ओरिजिन साइट से अलग हो जाए, किसी कारण से यह थ्रोम्बस अपनी ओरिजिन साइट से अलग हो गया, देखो अलग होने का परिणाम यह होगा कि यह अपनी ओरिजिन साइट से अलग हुआ, अलग होने के बाद मूवेबल हो गया। सोचो, सिफेनस वेन में बना, इलियक वेन में जाएगा, इंफीरियर वीना कावा में जाएगा। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं डायामीटर बढ़ता जा रहा है। ये मान के चलो सिफेनस वेन, इलियक वेन, इंफीरियर वीना कावा, तो आसानी से गति करेगा। यहां से यह अलग हुआ, आगे बढ़ा, इंफीरियर वीना कावा में गया, राइट एट्रियम में पहुंच गया, राइट वेंट्रिकल में पहुंचा, पल्मोनरी आर्टरी में गया, फिर आर्टेरियोल में गया। देखो अब डायामीटर कम हो रहा है। पल्मोनरी आर्टरी या पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टेरियोल, इसका मतलब अब जैसे ये थ्रोम्बस आगे बढ़ेगा कहीं आर्टेरियोल में जाकर फिक्स हो जाएगा। अब ये जानलेवा हो सकता है, डिस्निया स्टार्ट हो जाएगा, साइनोसिस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग होगी। अब इसको इमीडिएट इंटरवेंशन की आवश्यकता है। तो ये जो डीवीटी या वेन में थ्रोम्बस बना, यानी टॉपिक अपन डील कर रहे हैं थ्रोम्बस इन वेन, यह क्या जानलेवा होता है? अभी अभी मैंने आपको पढ़ाया थ्रोम्बस इन आर्टरी। क्या आर्टरी में बनने वाला थ्रोम्बस जानलेवा होगा? यस, हाँ जी, जानलेवा होगा। आर्टरी में बनने वाला थ्रोम्बस जानलेवा होगा। क्या वेन में बनने वाला जानलेवा होगा? नहीं।
पर यह जानलेवा कब होगा? जब यह गतिशील हो जाएगा। जब यह गतिशील हो जाता है तो यह कहलाता है एम्बोलिज्म। जब थ्रोम्बस अपनी ओरिजिन साइट से अलग हो जाए, जब थ्रोम्बस अपनी ओरिजिन साइट से अलग हो जाए और गतिशील हो जाए तो कंडीशन का नाम है एम्बोलिज्म। और यह कहां पर पहुंच गया? लंग्स में, पल्मोनरी सिस्टम में, तो कंडीशन को नाम देते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कंडीशन को नाम देते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो सिखाना क्या चाह रहा हूं मैं? आर्टरी में बनने वाला थ्रोम्बस क्या हमेशा जानलेवा होगा? यस। हार्ट की आर्टरी में बने, ब्रेन की आर्टरी में बने, इंटेस्टाइन की आर्टरी में बने, क्योंकि आर्टरी तो ब्लड सप्लाई कर रही है, तुरंत नेक्रोसिस इन्फेक्शन हो जाएगा। बट जब थ्रोम्बस वेन में बनेगा तो क्या जानलेवा होगा? नहीं होगा। एडिमा, रेडनेस, वार्म, ये सिम्टम आएंगे। ये कब जानलेवा हो सकता है? जब ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म बने। अच्छा, शरीर की किसी भी वेन में थ्रोम्बस बने, इसमें बने, हाथों की वेन में बने, कहीं भी वेन में थ्रोम्बस बने, बताओ सारी की सारी वेन खुलेंगी तो यही सुपीरियर वीना कावा, इंफीरियर वीना कावा यही खुल रही है। तो वेन में थ्रोम्बस बने और वेन से थ्रोम्बस अलग होकर गतिशील हो जाएगा तो लास्ट में आएगा तो यही आएगा, तो राइट एट्रियम में, इससे राइट वेंट्रिकल में, इससे पल्मोनरी आर्टरी में, और उससे फिर लंग्स में जाकर फिक्स हो जाएगा। तो एक बेहद इंपॉर्टेंट, कम से कम 10 से भी ज्यादा बार आया हुआ क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी? और क्वेश्चन का आंसर आपको देना है, आंसर इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। आंसर इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। और इसको आप कहीं से भी कैसे भी कैलकुलेट कर लो भैया, वेन में थ्रोम्बस बनेगा और अलग होगा तभी तो एम्बोलिज्म है, और वो गतिशील होगा तो सुपीरियर वीना कावा में आएगा, ऊपर बनेगा तो, या इंफीरियर वीना कावा में आएगा, और वो राइट एट्रियम में, उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, देन लंग्स में। तो वेन में बनने वाला हर एक थ्रोम्बस खतरनाक नहीं होगा, जब तक खतरनाक नहीं होगा जब तक वो किस में कन्वर्ट नहीं हो जाए? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इज दैट क्लियर? तो यहां पर मैंने आपको सिखाया किसमें बनने वाला थ्रोम्बस खतरनाक है। आर्टरी में बनने वाला थ्रोम्बस खतरनाक है या वेन में बनने वाला थ्रोम्बस खतरनाक है? तो आंसर है आर्टरी में बनने वाला थ्रोम्बस खतरनाक है। फॉर एग्जांपल, कोरोनरी आर्टरी में, कैरोटिड आर्टरी में, मीजेंट्रिक आर्टरी में, सारे एग्जांपल समझाए। क्या वेन में बनने वाला थ्रोम्बस खतरनाक है? नहीं। खतरनाक हो सकता है, यस। कब हो सकता है? जब वह पल्मोनरी एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो जाए। तो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन, द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी, द आंसर इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो यहां पर अपन अगला टॉपिक डील करना चाहेंगे, एम्बोलिज्म। अगला टॉपिक डील करेंगे अपन एम्बोलिज्म। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम्बोलिज्म? इसकी परिभाषा सुने। व्हेन द थ्रोम्बस डिटैच फ्रॉम इट्स ओरिजिन साइट, when the thrombus detach from its origin site and get movable, जब यह अपनी ओरिजिन साइट से अलग हो जाए और गति करने लग जाए तो उस पर्टिकुलर थ्रोम्बस को क्या बोलेंगे अपन? एम्बोलिज्म। एग्जाम्पल आपको बता दिया, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। इज दैट क्लियर? तो पहला वर्ड क्या पढ़ाया मैंने? एपोप्टोसिस, इसके बाद सेलुलर इंजरी, इसके बाद इश्केमिया, इसके बाद थ्रोम्बस। देखो थ्रोम्बस में 3 चीजें सिखाई, थ्रोम्बस इन आर्टरी, थ्रोम्बस इन वेन और थ्रोम्बस को घोलने वाली दवाइयां। थ्रोम्बस इन आर्टरी, थ्रोम्बस इन वेन और थ्रोम्बस को घोलने वाली दवाइयां। और उसके बाद अगला है एम्बोलिज्म। कम ऑन टू द नेक्स्ट, नंबर 6, दैट इज द इन्फाक्शन। दैट इज द इन्फाक्शन। मैं पूछना चाहूंगा आपसे कि व्हाट इज द इन्फाक्शन? जब नेक्रोसिस ज्यादा एरिया को घेर ले, व्हेन नेक्रोसिस इन्वॉल्व्स, व्हेन नेक्रोसिस इन्वॉल्व्स in a fairly large area,
when necrosis involve in a fairly large area, यही मैंने अभी बताया, जब नेक्रोसिस ज्यादा जगह में फैल जाए तो इन्फाक्शन कहलाता। अब यहां पर मेरा क्वेश्चन है आपसे, कितना ज्यादा? एक कैंडिडेट छत से नीचे गिर गया, उसके हाथ में चोट लगी केवल यहां, और उसके ऊपर वाली स्किन 1 घंटे में ब्लैक होने लग गई, इसका मतलब डैमेज हो गई, वो वहां से हट गई। देन व्हाट इज दिस? नेक्रोसिस और इन्फाक्शन। इतने हाथ में इंजरी हुई, और दूसरा कैंडिडेट गिरा, उसके पूरे हाथ में इंजरी हुई। एक गिरा, उसके इतने इंजरी हुई, एक की फिंगर में हुई, तो किसको नेक्रोसिस बोलेंगे? सर आपने बता दिया ज्यादा एरिया में हो तो इन्फाक्शन है, कितना ज्यादा? देखिए ऐसा नहीं, जो छत से गिरा है, शरीर में कहीं भी इंजरी हो, स्किन उतरी हो, दैट इज ओनली कॉल्ड एज नेक्रोसिस। कभी भी उसको इन्फाक्शन नहीं बोल सकते। हां, नेक्रोसिस का ज्यादा होना साथ में इंपॉर्टेंट है, ऊपर से गिरना, ये चोट लगी है। नेक्रोसिस का कारण हमेशा होता है ऑक्लूजन इन ब्लड वेसल, मेनली आर्टरी। आर्टरी में रुकावट आने के बाद नेक्रोसिस होना और उसका ज्यादा एरिया को घेरना। आर्टरी में रुकावट आने के बाद, तो यहां पर इसका कारण भी लिखना पड़ेगा, परिभाषा पूरी नहीं हुई है। वेन नेक्रोसिस, जैसे अभी मैं एग्जांपल दे रहा हूं, छत से नीचे गिर गया, उसके शरीर में बहुत सारी स्किन उतर गई, व्हाट इज दिस? दैट इज कंप्लीट नेक्रोसिस, नॉट द इन्फाक्शन। इन्फाक्शन का कारण होता है हमेशा ब्लॉकेज इन ब्लड वेसल, तो इसको अपन बोलेंगे व्हेन नेक्रोसिस इन्वॉल्व इन ए फेयरली लार्ज एरिया एंड अकर ड्यू टू इश्केमिया, एंड अकर ड्यू टू इश्केमिया। जैसे अभी अभी मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया, कोरोनरी आर्टरी में रुकावट, इन्फाक्शन। कैरोटिड आर्टरी में रुकावट, इन्फाक्शन। मीजेंट्रिक आर्टरी में रुकावट, इन्फाक्शन। छत से नीचे गिरना, चोट लगना, स्किन का डैमेज हो जाना, नॉट इन्फाक्शन, दैट इज द नेक्रोसिस। तो जब नेक्रोसिस का कारण इश्केमिया हो तो उस पर्टिकुलर नेक्रोसिस को इन्फाक्शन के नाम से जानते हैं। इज दैट क्लियर? तो यहां पर ये सारे के सारे वर्ड का बेसिक मतलब शायद आपको समझ में आ गया, क्लियर हो गया। यहां से पढ़ा है, पेड़ से पत्ते का गिरना एक समय के अंतराल के बाद, बोले तो पतझड़ आने पर पत्ते का गिरना। शरीर में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट का एक निश्चित समय पर मर जाना एपोप्टोसिस कहलाता है। सेलुलर इंजरी 2 तरह की होगी, सनलाइट से आपकी स्किन को इंजरी होना डीजनरेशन है, बोले तो रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, इसमें न्यूक्लियस डैमेज नहीं होता, और सेल की परमानेंट डेथ हो जाए उसको इरिवर्सिबल सेलुलर इंजरी बोलेंगे, इसमें न्यूक्लियस डैमेज हो जाता है, इसको अपन नाम देते हैं नेक्रोसिस। इट इज डिफाइंड एज सेल डेथ और टिश्यू डेथ। किसी भी ऑर्गन की ब्लड सप्लाई या ऑक्सीजन सप्लाई का कम होना, इश्केमिया। उसके बाद किसी भी ब्लड वेसल में बिना चोट लगे हुए कोएगुलेशन हो जाना। चोट लगने के बाद तो कोएगुलेशन होगा ही होगा, यह तो हीमोस्टेसिस है। बिना चोट लगे हुए कोएगुलेशन हो जाना, तो इसको डिफाइन किया, इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड विदाउट एनी इंजरी टू ब्लड वेसल इज नोन एज थ्रोम्बोसिस। द एनी टाइप ऑफ थ्रोम्बस इंक्लूड प्लेटलेट, फिब्रिन बैंड एंड कोलेस्ट्रॉल। थ्रोम्बस 2 जगह बन सकता है, आर्टरी में बन सकता है, हार्ट की आर्टरी में बना कोरोनरी आर्टरी थ्रोम्बस, एमआई हो गया। ब्रेन की आर्टरी में बना कैरोटिड आर्टरी में ब्रेन अटैक, स्ट्रोक या सीवीए हो गया। और इंटेस्टाइन की आर्टरी में बना मीजेंट्रिक इन्फाक्शन हो गया। वेन में थ्रोम्बस बना, थ्रोम्बस इन वेन, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। एग्जाम्पल डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। बट कब फर्क पड़ेगा? जब यह एम्बोलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी, द आंसर इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट, जब थ्रोम्बस अपनी ओरिजिन साइट से अलग हो जाए और गति करने लग जाए, एम्बोलिज्म कहलाता है। और जब नेक्रोसिस ज्यादा बड़े एरिया में हो बट इसका कारण इश्केमिया हो, when necrosis involved in a fairly large area and it occurred due to the ischemia, the condition is known as infarction. Is that clear? तो ये सारी टर्म आपको समझ में आ गई। 3 तरह की दवाइयां हैं वो भी बता दी मैंने।
पीपीटी से भी पढ़ लें इसको। सबसे पहला वर्ड एपोप्टोसिस, प्रोग्राम सेल डेथ। सेलुलर इंजरी दो तरह की, डीजनरेशन रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, नेक्रोसिस इररिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, ऑल्सो नोन एज सेल डेथ और टिश्यू डेथ। इस्केमिया देखें आप, डिक्रीज ब्लड सप्लाई और ऑक्सीजन सप्लाई टू एनी ऑर्गन इज नोन एज इस्केमिया। थ्रोम्बस, इंट्रावेस्कुलर कोएगुलेशन ऑफ ब्लड विदाउट एनी इंजरी टू ब्लड वेसल। इट इज कंपोज्ड बाय फिब्रिन, प्लेटलेट एंड कोलेस्ट्रॉल। थ्रोम्बस इन आर्टरी जानलेवा है। इट इज ए सीवियर कंडीशन कॉज नेक्रोसिस टू द सप्लाइड ऑर्गन। वह आर्टरी जिस ऑर्गन को सप्लाई कर रही है उसमें नेक्रोसिस हो जाएगा। एग्जाम्पल आपको ये बताया, कोरोनरी आर्टरी में है तो एमआई, कैरोटिड आर्टरी में है तो स्ट्रोक, और मीजेंट्रिक आर्टरी में है तो मीजेंट्रिक इन्फाक्शन। नेक्स्ट, थ्रोम्बस इन वेन, इट इज नॉट ए सीवियर कंडीशन। इट इज नॉट ए सीवियर कंडीशन, इट मे लीड टू स्वेलिंग, रेडनेस और वार्म। फॉर एग्जाम्पल डीवीटी। बट यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ डीवीटी इज पल्मोनरी एम्बोलिज्म। कैसे बनेगा यह बता दिया। एम्बोलिज्म व्हेन द थ्रोम्बोसिस detach from its origin site and get movable. When thrombosis detach from its origin site and get movable, the condition is known as embolism. इसके बाद कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करेंगे आप, कौन कौन सी दवाइयां इस्तेमाल करेंगे, ये दवाइयां आपके सामने हैं, देख लो। थ्रोम्बोलाइटिक दवाई, थ्रोम्बोलाइटिक दवाई, दीज आर यूज्ड टू डिजोल्व द थ्रोम्बस बाय, दीज आर यूज्ड टू डिजोल्व द थ्रोम्बस बाय फिब्रिनोलाइटिक एक्शन, बाय फिब्रिनोलाइटिक एक्शन, यानी फिब्रिनोलाइटिक एक्शन के द्वारा। फिब्रिनोलाइटिक एक्शन का क्या मतलब होगा, यह फिब्रिन के बैंड को तोड़ेंगी। कौन कौन सी दवाई, स्ट्रेप्टोकाइनेज, यूरोकाइनेज, टीपीए। व्हाट इज द टीपीए, इट इज द टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर, टिश्यू प्लाज्मोजन एक्टिवेटर। देखो कभी आगे अपन पढ़ेंगे बीमारियां, थ्रोम्बस नाम आएगा, ये दवाइयां आपके दिमाग में रहनी चाहिए। एंटीकोगुलेंट, दीज आर यूज्ड टू प्रिवेंट द थ्रोम्बस फॉर्मेशन, थ्रोम्बस को बनने से रोकने के लिए काम आती। बन गया तो फिर इनका बहुत ज्यादा यूटिलाइजेशन नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हेपेरिन और वारफेरिन। तीसरी दवाई देख लें आप, एंटी प्लेटलेट, टू डिक्रीज द एडियरेंस ऑफ प्लेटलेट, इट मे यूज्ड टू प्रिवेंट और डिजोल्व द थ्रोम्बस। यानी कौन कौन सी दवाइयां इसमें शामिल हैं, तो आंसर है एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल। एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रिल। तो जब भी थ्रोम्बस नाम आए ये दवाइयां आपके माइंड में आनी चाहिए। तीन तरह की, थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट हो गए, एंटीकोगुलेंट हो गया और एंटी प्लेटलेट दवाइयां हो गई। इसके बाद लास्ट नंबर 6, लास्ट नंबर 6 दैट इज द इन्फाक्शन। परिभाषा देख लें, व्हेन द नेक्रोसिस इन्वॉल्व इन ए फेयरली लार्ज एरिया। यहां तक तो ठीक है। अब ये इसका कारण भी क्या होना चाहिए बता दिया आपको। छत से गिरेगा इंसान, चोट पहुंचेगी तो वह नेक्रोसिस ही होगा। एंड इट मे अकर ड्यू टू द इस्केमिया, यानी इसके होने का कारण होना चाहिए इस्केमिया। जैसा कि मैंने बताया कैरोटिड आर्टरी में ब्लॉक आ रहा है, क्या हो रहा है, एमआई, सॉरी कोरोनरी आर्टरी में ब्लॉक आ रहा है, एमआई हो रहा है। कैरोटिड में ब्लॉक आ रहा है तो स्ट्रोक हो रहा है। इज दैट क्लियर। तो दैट इज द मीनिंग ऑफ सम टर्म विच आर यूज्ड इन पैथोलॉजी। इसके बाद अपन को और भी बहुत सारी टर्म पढ़नी है। इन्फ्लामेशन क्या होता है, एडिमा क्या होता है, इन्फ्लामेशन एडिमा में बनने वाले फ्लूइड एक्जुडेट, ट्रांजुडेट, ये क्या होते हैं, इन पर डिस्कशन करना है। साथ में ग्रोथ डिसऑर्डर को भी अपन इस पर्टिकुलर पोर्शन में पढ़ेंगे, जिसमें एट्रोपी, हाइपरट्रोपी, हाइपरप्लेजिया, मेटाप्लेजिया और सबसे इंपॉर्टेंट डिस्प्लेजिया। दो पर क्वेश्चन आए हुए हैं, मेटाप्लेजिया और डिस्प्लेजिया। डिस्प्लेजिया में एक पर्टिकुलर टॉपिक सीवियर डिस्प्लेजिया, जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
और बहुत सारे क्वेश्चन अपन डील करेंगे, खासकर वो जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो अभी ये टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ पर्टिकुलर पार्ट रिमेनिंग है जिसको अपन आने वाले टाइम बोले तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डील करेंगे। इज दैट क्लियर? तो आज अभी के लिए इतना ही। आप साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू ऑल।